दंतेवाड़ा में एक बार फिर लाल आतंक की गूंज सुनाई दी है। नक्सलियों ने अरनपुर के पास डीआरजी के जवानों को ले जा रहे एक वाहन पर आईईडी से हमला किया। इस हमले में 10 जवान शहीद हो गए और एक ड्राइवर की भी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक अरनपुर थाना क्षेत्र में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर दंतेवाड़ा से डीआरजी बल रवाना किया गया था। अभियान के बाद वापस लौटते वक्त नक्सलियों ने आईईडी प्लांट किया हुआ था, जिससे विस्फोट हुआ। इससे पहले जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ भी हुई थी, जिसमें एक नक्सली घायल हुआ था। उस नक्सली को लेकर जवान अरनपुर के पास कमल पोस्ट कैंप पहुंचे, जहां से 7 गाड़ियों में जवानों को दंतेवाड़ा जाना था। इनमें से 3 वाहनों को पहले रवाना किया गया। सबसे आगे के वाहन में घायल नक्सली सवार था, जबकि तीसरे वाहन में 10 डीआरजी के जवान सवार थे। नक्सलियों ने इसी वाहन को निशाना बनाया। घटना स्थल से करीब 100 मीटर की दूरी पर जंगल में नक्सली घात लगाकर बैठे हुए थे और जैसे ही वाहन वहां से गुजरा, नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट कर दिया, जिसमें 10 जवान शहीद हो गए और ड्राइवर की भी मौत हो गई। ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि वाहन के परखच्चे उड़ गए। घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुख जताया है। दंतेवाड़ा में हुए नक्सलियों के हमले में हैवी एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया गया। बताया जा रहा है कि हमले के बाद जिस गाड़ी में जवान बैठे थे, उसके परखच्चे उड़ गए और पिकअप वाहन का इंजन ब्लास्ट के बाद करीब 50 से 60 मीटर दूर जा गिरा। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्लास्ट कितना तेज था। नक्सली हमले से अब कई सवाल भी उठने लगे हैं कि आखिर सुरक्षा बलों से चूक कहां हुई, आखिर खुफिया तंत्र कैसे फेल हो गया जो इतना बड़ा हादसा हुआ। सवाल ये भी है कि आखिर नक्सलियों को जवानों के इस रूट की जानकारी कैसे लगी। जानकारी है कि नक्सलियों ने घात लगाकर जवानों को अपना निशाना बनाया। मतलब साफ है कि उन्हें जवानों के रूट की जानकारी थी और वो पूरी प्लानिंग के साथ वहां आए थे। नक्सली हमले की जांच शुरू हो चुकी है। अभी कुछ बातों का सामने आना बाकी है, जबकि कुछ बातें सामने आ गई हैं। आने वाले वक्त में कुछ और खुलासे होंगे। जबलपुर के उमती थाना अंतर्गत करमचंद चौक में ट्रांसफार्मर के पास जमा कचरे के ढेर में अचानक आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया। लपटें ट्रांसफार्मर की तरफ बढ़ने लगीं। इसे देखकर लोगों के होश उड़ गए। लोगों ने तत्काल दमकल विभाग को इसकी इत्तला दी, लेकिन दमकल वाहन मौके पर काफी देर से पहुंचे। इससे पहले लोगों ने खुद ही आग बुझाने की जद्दोजहद शुरू कर दी। जहां आग लगी थी उसके ऊपर ही ट्रांसफार्मर भी था। गनीमत ये रही कि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर आखिरकार काबू पा लिया गया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। किचन में हाथ आजमाती, डोसा बनाती, ये है कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा। रैलियों में, जनसभाओं में प्रियंका के भाषण तो आपने देखे सुने होंगे, रोड शो करते भी देखा होगा, लेकिन अब देखिए किचन में डोसा बनाते हुए। कहते हैं चुनाव जीतने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, लेकिन इसके लिए डोसा भी बनाना पड़ता है, ऐसा नहीं सुना होगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस जोर लगा रही है। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में शामिल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी चुनाव प्रचार कर रही हैं। मैसूर में चुनाव प्रचार से इतर वे अलग अंदाज में नजर आईं। प्रियंका गांधी मैसूर के एक होटल में पहुंची। यहां उन्होंने न सिर्फ डोसा खाया, बल्कि खुद से डोसा बनाया भी। यहां उन्होंने बच्चों और कुछ अन्य लोगों के साथ बैठकर डोसे का लुत्फ उठाया, उनसे बातचीत भी की। सड़क से जब ये कार गुजरती है तो देखने वाले देखते रह जाते हैं। कार को अट्रैक्टिव और आरामदेह बनाने के लिए लोग एक्सेसरीज लगाते हैं, लेकिन सागर के एक डॉक्टर ने अपनी कार पर गोबर का लेप लगाया है।
जी हाँ, गाड़ी पर धूल, मिट्टी, गोबर लग जाए तो आमतौर पर लोग उसे साफ करते हैं, लेकिन इन्होंने तो खुद ही अपनी कार को गोबर से पेंट कर दिया। पर यह कोई नया स्टाइल नहीं, गर्मी से राहत पाने का देसी तरीका है। जरुआखेड़ा आरोग्य सेतु स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ होम्योपैथिक डॉक्टर सुशील सागर ने गोबर के साथ ही अनोखा प्रयोग किया। इनका कहना है कि गाय के गोबर का लेप करने से हीटिंग कम होती है, कार के अंदर कूलिंग बनी रहती है और इसके बाद एसी चलाने पर और अच्छी कूलिंग होती है। ग्रामीण इलाकों में घरों के फर्श और दीवारों पर गोबर लगाया जाता है, जिससे घर गर्मी में भी ठंडे बने रहते हैं। इससे पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं है। अपनी कार ठंडा रखने के लिए डॉक्टर सुशील सागर गोबर के इस गुण का फायदा उठा रहे हैं। गोबर के लेप ने इस कार को न सिर्फ अनोखा बना दिया है, बल्कि ये गाड़ी पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दे रही है। चोर चोरी करने के बाद पुलिस से बचते फिरते हैं। चोरों की कोशिश होती है कि वो जितना हो सके पुलिस की नजर से दूर रहें। लेकिन जबलपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां चोरों को पुलिस का कोई खौफ नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस खबर से समझ आ जाएगा। दरअसल रांची थाना इलाके के पुलिस क्वार्टर में ही चोरों ने हाथ साफ कर दिया। 6वीं बटालियन में रहने वाले अभिलाष सिंह के घर के नीचे से दिन दहाड़े मोटरसाइकिल चोरी हो गई। चोरी की यह वारदात घर के पास लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। इसमें 2 शातिर चोर घर के नीचे खड़ी बाइक को बड़े शातिराना तरीके से मास्टर चाबी लगाकर चोरी करने के बाद ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। रईसी की जिंदगी जीना किसे पसंद नहीं, लेकिन उसके लिए तो काम करना पड़ता है। और जो काम नहीं करना चाहते और जिंदगी भी शान और शौकत से जीना चाहें, तो फिर ये मुश्किल सा जान पड़ता है। फिर लोग गलत रास्ता चुन लेते हैं। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले से आई चोरी की घटना भी कुछ ऐसी ही है। यहां रईसी की जिंदगी जीने और पार्टी करने के लिए 2 चोर चोरी की घटना को अंजाम देते थे। वारदात में जो माल हाथ लगता उससे शौक मौज करते, लेकिन यह सिलसिला ज्यादा दिनों तक नहीं चला। कोतवाली पुलिस ने चोरी के मामले में दोनों चोरों को गिरफ्तार किया है। दोनों के घर से चोरी के सामान बरामद किए गए हैं। दोनों ने खुद ही बताया कि वो ऐश और मौज के लिए चोरी किया करते थे। इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में एक बार फिर किलकारियां गूंजी हैं। शेरनी सुंदरी ने 3 शावकों को जन्म दिया है। नन्हे मेहमानों के आने से इंदौर जू प्रबंधन काफी खुश है। बाघिन के नन्हे शावकों की अटखेलियां देखने महापौर भी पहुंचे। तीनों शावक पूरी तरह से स्वस्थ बताए जा रहे हैं। नए मेहमानों के आने से टाइगर का कुनबा बढ़ा है। अब इंदौर जू में टाइगर परिवार का कुनबा 7 हो गया है। आपको बता दें कि शेरनी सुंदरी दूसरी बार मां बनी है। 2019 में भी 2 शावकों को जन्म दिया था। एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में दूसरे वन्य पशु को लाया गया था। वहीं शावकों की एक झलक पाने के लिए भी पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। मौत को करीब आते किसी ने देखा है क्या, या फिर मौत को ही किसी ने देखा है? नहीं तो ये तस्वीर देखिए। लापरवाही होती तो जान जाती। कैसे मौत जिंदगी के बेहद करीब आ जाती है। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले की हैं, जहां बिल्ड मार्ट में अचानक एक भालू पहुंच गया। वहां एक युवक भी बैठा हुआ था। जब उसकी नजर बेहद करीब आए भालू पर पड़ती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो उल्टे पांव दुबककर वहीं से भागता है। अगर युवक ने तनिक भी लापरवाही की होती तो भालू उस पर हमला कर सकता था। सीसीटीवी में भालू की यह हरकत कैद हो गई। अंधेरी रात हो और घर में घुसा हो करैत, भला नींद किससे आएगी। छत्तीसगढ़ के रिहायशी इलाकों में घरों में सांपों का निकलना सामान्य हो गया है। आए दिन अलग अलग जिलों में ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। जशपुर विकासखंड के कंचनपुर में भी एक घर में 2 दिन पहले सांप घुस गया। इसके बाद से घर के लोगों का जीना हराम हो गया। परिवार वालों ने इसकी सूचना रेस्क्यू टीम को दी। घर के अंधेरे में टॉर्च की रोशनी के सहारे रेस्क्यू टीम ने सांप को पकड़ा। तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। बताया जाता है कि करैत सांप काफी जहरीला होता है,
जब आंखों के सामने सांप घर में घुसा हो और फिर मिला ना हो तो नींद हराम हो ही जाती है। अब रेस्क्यू टीम ने सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया है। सरगुजा जिले के सीतापुर ब्लॉक के महज 5 किलोमीटर दूरी पर बसा है ग्राम पंचायत देवगढ़। यहाँ तक तो आप आसानी से पहुँच जाएंगे, लेकिन आगे की राह काफी मुश्किल है। ये रास्ता मैनपाट से देवगढ़ होते हुए सीतापुर जाता है। रोजाना इस रास्ते से सैकड़ों राहगीर ब्लॉक मुख्यालय सीतापुर जाने के लिए सड़क का इस्तेमाल करते थे, लेकिन पुल के टूट जाने से अब बस्ती के अंदर से राहगीर गुजरते हैं। बस्ती के अंदर का पुल भी टूट गया है। बीते बरसात में पुल को राहगीरों के आने जाने के लिए मरम्मत कर ठीक किया गया था, लेकिन ये पुल अगली बरसात तक टिक पाएगा, लोगों को भरोसा नहीं। देवगढ़ के ग्रामीणों को चिंता सताने लगी है कि बरसात से पहले पुल नहीं बनता है तो गांव 2 हिस्सों में बंट जाएगा। बच्चे स्कूल नहीं जा सकेंगे, फिर सीतापुर ब्लॉक मुख्यालय जाने के लिए उन्हें 15 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर तय करना पड़ेगा। इधर सरगुजा कलेक्टर ने जल्द पुल निर्माण को लेकर लोगों को भरोसा दिया है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में नए बन रहे नेशनल हाईवे के चलते पोड़ी पंडरिया मुंगेली सड़क कीचड़ में तब्दील हो गई। मंगलवार को हुई बारिश के बाद राहगीरों की मुसीबत और दोगुनी हो गई। सड़क पर कीचड़ ही कीचड़ दिख रहा है। अभी पंडरिया इस रोड इसकी वजह से लंबा जाम भी लगा हुआ है। दरअसल सड़क का नेशनल हाईवे 130A में उन्नयन करने के लिए रोड चौड़ीकरण किया जा रहा है। निर्माण कार्य में लगे ठेकेदार ने सड़क की खुदाई कर मिट्टी डाल दी, लेकिन बारिश होने के चलते मिट्टी कीचड़ में तब्दील हो गई। इसके बाद यातायात प्रभावित हो रहा है। छोटी गाड़ियां कीचड़ में फंसकर रुक रही हैं। इसके चलते जाम की स्थिति बन रही है। जिम्मेदार अधिकारी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे। गर्मी में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के मकसद से कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने दुर्ग जिले को 30 जून तक जल अभाव क्षेत्र घोषित किया है। तय तिथि तक बिना अनुमति के कोई नलकूप पेयजल अथवा पेयजल के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए खनन नहीं किया जा सकेगा। वहीं सरकारी, अर्ध सरकारी, नगरीय निकायों को पेयजल के लिए अपने क्षेत्राधिकार सीमा के अंतर्गत आने वाले इलाके में नलकूप खनन के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। दरअसल प्रदेश में मौसम में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, लेकिन भूजल स्तर लगातार नीचे गिर रहा है। ऐसे में ग्राउंड वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए प्रशासन ने यह आदेश जारी किया है। छत्तीसगढ़ में मौसम में लगातार बदलाव देखे जा रहे हैं। कभी तेज गर्मी तो कभी बरसात, कभी आंधी तो कभी ओलावृष्टि। इससे न सिर्फ लोगों की सेहत पर प्रभाव पड़ता है, बल्कि फसलों की सेहत भी खराब होती है। पेंड्रा में फसल की सेहत खराब नहीं हुई, पूरी फसल ही खराब हो गई। यहां तेज बारिश और ओलावृष्टि किसानों के लिए आफत बनकर आई। फसलों और सब्जियों को काफी नुकसान हुआ है। जिले के कोटमी कला के आसपास के लगभग सभी इलाकों में ओलावृष्टि के चलते हरी मिर्च, टमाटर, बैगन व अन्य सब्जी की नर्सरी को 50 से 60% तक नुकसान पहुंचा है। किसानों का कहना है कि बागवानी इलाका और किसानों के लिए एक बड़ा झटका है। इस नुकसान से किसानों की आजीविका के लिए गहरा संकट पैदा हुआ है। अब पीड़ित किसानों को मदद की दरकार है। एक स्विमिंग पूल जिसे 7 साल पहले शुरू हो जाना था, अब तक उसमें डुबकियां लगनी थी, लेकिन वो अब भी निर्माणाधीन है। बदहाली और सिस्टम की सुस्त रफ्तार की कहानी है जांजगीर चांपा जिला मुख्यालय के पहले स्विमिंग पूल की, जो 7 साल में भी पूरा ना हो सका। आपको जानकर हैरत होगी कि इसे 1.5 साल में पूरा हो जाना था। पुल के लिए 1 करोड़ 82 लाख का बजट निर्धारित था, लेकिन अभी भी इसका निर्माण अधूरा है। स्विमिंग पूल का निर्माण कार्य नगर पालिका की निगरानी में ठेकेदार से कराया जा रहा है। ठेकेदार के सुस्त रवैये और लेट लतीफी के चलते खिलाड़ियों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। वहीं इस मामले में नगर पालिका के अधिकारी और अध्यक्ष का कहना है कि स्विमिंग पूल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, टेस्टिंग का काम करवाया जा रहा है, जल्द ही पुल चालू हो जाएगा।
देश के पहले वाटर मेट्रो की व्यावसायिक शुरुआत हो गई है। बैटरी संचालित इलेक्ट्रिक हाइब्रिड बोट के जरिए केरल के कोची और आसपास से 10 द्वीपों को जोड़ने वाली मेट्रो परियोजना अपने आप में काफी अनोखी है। देश की पहली वाटर मेट्रो सेवा शुरू होने के बाद कोची और आसपास के लोगों के अलावा दुनिया भर से केरल की सैर पर आने वाले लोगों के लिए बेहद ही सुविधाजनक और अनोखा अनुभव होगा। बता दें कि भारत की पहली वाटर मेट्रो के इलेक्ट्रिक हाइब्रिड बोट को कोची शिपयार्ड ने बनाया है। ये वाटर मेट्रो कोची के आसपास के 10 टापुओं को जोड़ती है। इस पूरे प्रोजेक्ट में 78 वाटर मेट्रो और 38 टर्मिनल बनाए जाने हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट की कीमत 1136 करोड़ रुपए है। पहले चरण में कुल 12 किलोमीटर के 2 रूट बनाए गए हैं। देश की पहली वाटर मेट्रो सर्विस के लिए पैसेंजर्स को न्यूनतम 20 रुपए किराया देना होगा। इसके पैसेंजर्स वीकली और मंथली पास भी बनवा सकते हैं। इसमें उनके पास ऐप के जरिए भी भुगतान की सुविधा होगी। सभी वाटर मेट्रो को अंदर मेट्रो जैसा ही लुक दिया गया है। ये वाटर मेट्रो पूरी तरह से एसी होंगे और अपने रूट पर बिना जाम में फंसे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देंगे। इसमें 50 लोगों को बैठने की सुविधा होगी और 50 लोग खड़े होकर यात्रा कर पाएंगे। 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी ने इस वाटर मेट्रो को हरी झंडी दिखाई थी। कभी नक्सलियों का सबसे बड़े गढ़ रहे छत्तीसगढ़ के बस्तर में लाल आतंक पस्त हो रहा है। देश और दुनिया में नक्सलवाद के नाम से पहचान बनाने वाले बस्तर में लगातार नक्सलियों की पकड़ कमजोर हो रही है। यही कारण है कि नक्सलियों की खोखली विचारधारा से तंग आकर और सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर हर साल बस्तर संभाग में करीब 400 माओवादी नक्सलवाद को अलविदा कह रहे हैं। हर साल करीब 400 की संख्या में नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। लाल आतंक को अलविदा कहकर सरेंडर करने वाले नक्सलियों ने कई खुलासे किए हैं। नक्सलियों की माने तो बड़े नक्सली नेता छोटे नक्सली कैडरों को प्रताड़ित करते हैं। सरेंडर करने वाले नक्सलियों ने कई मौकों पर कहा है कि उन्हें नक्सल संगठन में परिवार को बढ़ाने की अनुमति नहीं मिलती है। यही कारण है कि अब कई नक्सली लाल आतंक से तौबा कर रहे हैं और मुख्यधारा में आकर जीवन यापन कर रहे हैं। बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पी ने कहा कि नक्सलियों की खोखली विचारधारा और सरकार द्वारा चलाए जा रहे पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर हर साल 400 नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, जो लाल आतंक के खिलाफ लड़ाई में बड़ी कामयाबी है। तेलंगाना पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए नकली नोट के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद की साइबराबाद पुलिस ने इस मामले में 13 आरोपियों को 30,68,000 रुपए के नकली नोट के साथ गिरफ्तार किया है। स्पेशल टास्क फोर्स, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस और स्पेशल ऑपरेशंस टीम ने आरोपियों से 13 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। गिरोह के मुख्य आरोपी कोनेती राजेश और नीलदास ओडिशा और त्रिपुरा के रहने वाले हैं, जबकि दूसरे आरोपी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक एक होटल सुपरवाइजर को ग्राहक राजेश ने कमरा खाली करते हुए नकली नोट दिए थे, जिसकी शिकायत उसने पुलिस में की। इसके आधार पर पुलिस ने छानबीन शुरू की और इस गिरोह का पर्दाफाश करने में कामयाबी हासिल की। आरोपी राजेश यूट्यूब वीडियो पर कमेंट करता था और इंस्टाग्राम पर पोस्ट करता था कि नकली नोट उपलब्ध हैं। साथ ही अकाउंट डीपी में मोबाइल नंबर देता था, जिसके जरिए अलग अलग ग्राहक उसके संपर्क में आते थे और नकली नोट खरीदते थे। इन शानदार मूर्तियों को देखकर शायद ही कोई ये विश्वास करे कि इन मूर्तियों को उन हाथों ने आकार दिया है जो कभी गुनाह में रंगे थे। तस्वीरें गोरखपुर जिले के जेल की हैं, जहां की 2 कैदियों ने अपने हुनर से सबको लाजवाब कर दिया है। कैदी जेल के अंदर टेराकोटा की मिट्टी से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों सहित देश की बड़ी राजनीतिक हस्तियों और समाज सुधारकों की बेहतरीन मूर्तियां बनाकर अपने हुनर का नमूना पेश कर रहे हैं। जनवरी में गोरखपुर में आयोजित गोरखपुर महोत्सव के बाद जिला जज ने जेल के बंदियों में टेराकोटा की मिट्टी से मूर्तिकला, चित्रकला को बढ़ावा देने का सुझाव जेल प्रशासन को दिया था, जिस पर अमल का परिणाम ये हुआ कि ये बंदी खूबसूरत मूर्तियां बना रहे हैं। जेलर अरुण कुशवाहा ने बताया कि मुख्य रूप से इन मूर्तियों को बनाने का कार्य सुमन और मिथुन नाम के 2 बंदी कर रहे हैं। उनका हुनर देख गोरखपुर दौरे पर आई हाईकोर्ट की जस्टिस ज्योत्सना काफी खुश हुई। उन्होंने इनके हुनर को और बढ़ाने और अन्य बंदियों को प्रशिक्षण देने की बात कही। बंदियों ने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और उनके माता पिता की मूर्तियां बनाई हैं। इसके अलावा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महात्मा बुद्ध, भगत सिंह की मूर्तियां लोगों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करती हैं।
उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का रंग लोगों पर चढ़ चुका है। निकाय चुनाव में इस बार 33% से भी अधिक महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं, जिससे महिलाओं में खासा उत्साह है। इस उत्साह में रंग भरने का काम किया है पीएम मोदी के 2014 में प्रस्तावक अशोक बुनकर ने, जिन्होंने बनारसी साड़ियों पर कमल का फूल खिला दिया, जिसके बाद बीजेपी समर्थक महिलाओं में इस साड़ी को खरीदने की होड़ मच गई। अशोक कुमार बुनकर ने इन साड़ियों पर कमल के फूल के अलग अलग डिजाइन बनाए हैं। उन्होंने ये साड़ियां खास तौर पर नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी के महिला नेताओं के लिए तैयार किया है। बड़ी बात यह है कि ये साड़ी ट्रेंड भी करने लगी है। महिला नेता इन साड़ियों का ऑर्डर देने लगी हैं। इन साड़ियों की कीमत 10,000 से शुरू होती है। बनारसी साड़ियों का तो पहले से ही पूरी दुनिया में क्रेज है। उस पर साड़ियों पर कमल फूल वाली छाप बीजेपी समर्थकों को खूब भा रही है।